So we will start with the revision what we have done in the last lecture. Just check out this PPT. तो जो बीके के अंदर टर्म्स यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर यूज्ड और वी कैन से कमर्शियल जार्गन, वी शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ इट. हमें पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आगे जाकर के जो भी कुछ हम कॉमर्स के अंदर स्टडी करेंगे, इसका रोल वहां पर रहेगा. ठीक है. तो सबसे पहला जो टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन. नाउ व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? हिंदी भाषा में कहे जिसे हम लेन देन कहते हैं. ठीक है ना. ट्रांजैक्शन विच डील्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्या बता दिया यहाँ पर? एनीथिंग विच वी एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ. पैसा या पैसे जैसी दूसरी चीजों के लिए जो हम एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, ये जो एक्सचेंज होता है इसे क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट इज इट इज सब डिवाइडेड इनटू मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है? जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होता है, जहां पर मनी का क्या हो रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रहा है. ठीक है. उसे हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. तो मैं थोड़ा क्विकली यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ बिकॉज दिस थिंग वी हैव डन ऑलरेडी इन दी प्रीवियस लेक्चर. अभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में देयर आर टू सब डिविजन, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश मतलब जिसे हम नकद बोलते हैं, है ना. ऑन द स्पॉट वी रिसीव मनी फॉर आवर एक्सचेंज. तो जब हमें तुरंत पैसा मिल जाता है इसे हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन. एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज नोन एज उधार, है ना. ऐसा अमाउंट जो हमें फ्यूचर पीरियड में मिलने वाला है. करंटली वी आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग. ट्रांजैक्शन हुआ है बट पैसे कब मिलेंगे? पैसे मिलेंगे आफ्टर सम डेज, मे बी 5 days, 15 days, 1 month, जो भी पीरियड डिसाइड हुआ है. ठीक है. तो कैश ट्रांजैक्शन पता चल गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पता चल गया. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन कैरिड आउट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी और मनीज वर्थ आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. दिस ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है. ठीक है. And last one is barter transaction. Barter system is when goods and services are exchanged against other goods and services. जब हम एक गुड्स और सर्विसेज का दूसरे गुड्स और सर्विसेज के साथ में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. दैट इज नोन एज बार्टर ट्रांजैक्शन. ठीक है. तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बार्टर ट्रांजैक्शन से अलग कैसे हो गया? एक्चुअली नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में बार्टर ट्रांजैक्शन भी आ जाता है, बट अदर देन दैट, फॉर एग्जाम्पल एनी वर्क डन और प्रोडक्ट यू रिसीव ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, है ना. आपको कोई गिफ्ट मिला तो ये भी एक एक्सचेंज हुआ, बट क्या आपने कोई कंसिडरेशन पे किया? नहीं पे किया, है कि नहीं. सपोज आप ऑफिस जाते हो, वर्क करते हो तो आपको सैलरी मिलता है. ठीक है. तो ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो गया. बट घर में जो हम काम करते हैं या हमारी मदर जो वर्क करती है कि नहीं, घर का सब साफ सफाई, सब अरेंजमेंट करना, पूरा मैनेज करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉम करती है. क्यों करती है? जस्ट बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन. तो ये क्या हो गया? नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. ऐसा नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड होता नहीं है. ओके. फिर हमने देखा व्हाट इज गुड्स. गुड्स आर कमोडिटीज और आर्टिकल bought or sold by a businessman may manufacture the goods himself or he may purchase them for the purpose of sale. तो गुड्स क्या होता है? ऐसा आर्टिकल जो सेल करने के लिए रखा गया. फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूं, मैं फर्नीचर प्रिपेयर करता हूं. जैसे नीलकमल, आपने नाम सुना होगा. तो ये चेयर टेबल ये सब प्रिपेयर करते हैं. तो ये जो चेयर और टेबल है नीलकमल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? गुड्स है. क्या है? गुड्स. क्यों? क्योंकि ये सेल करने के लिए रखा है. क्यों इसे मैन्युफैक्चर किया गया? सेल करने के लिए. ठीक है. तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये गुड्स हो जाएगा. तो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, कोई भी गुड्स आर्टिकल ऑब्जेक्ट वो सेल करने के लिए रखता है, उसे हम गुड्स बोलते हैं. ठीक है.
प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है? जब आपके एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है, तब प्रॉफिट होता है। एंड वाइस वर्सा लॉस, जब एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो हम क्या बोलते हैं? लॉस हुआ। ठीक है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज लॉस। असेट, असेट हमने बहुत ही डिटेल में देखा था। व्हाट डू यू मीन बाय असेट? असेट इज प्रॉपर्टी, है ना, एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस मैन और बिजनेस यूनिट। ठीक है ना, तो उससे क्या बोला जाता है? असेट बोला जाता है। तो यहाँ पर हम बिजनेस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट यूज कर रहे हो किसका कर रहे हैं? बिजनेस का कर रहे हैं, है ना। तो सपोज मैंने एक साइबर कैफे ओपन किया है, तो वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होंगे, टेबल होगा, है ना, फर्नीचर कुछ हम मैंने रखे होंगे, एसी होगा, फैन होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? एसेट है, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स्ड एसेट, दूसरा करंट एसेट। व्हाट इज फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट्स आर एसेट व्हिच वी यूज फॉर मोर देन अ ईयर, जिसका इस्तेमाल एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए किया जाता है, तो उसे फिक्स्ड एसेट बोला जाता है। ठीक है, और इसमें ही हमने क्या किया था? इसको बाइफरगेट किया था टेंजिबल एंड इंटेंजिबल में। टेंजिबल जिसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल हम लोग आगे भी लेंगे क्या है करके, बट फिक्स्ड एसेट के मामले में जो एग्जांपल है वो क्या देख सकते हैं हम लोग? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल। ठीक है ना, ये जो भी कुछ हम यूज कर रहे हैं ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट। ठीक है, देन करंट एसेट। करंट एसेट क्या है? ऐसा असेट जिसका बेनिफिट हमें लेस देन अ ईयर मिलता है, एक साल से कम का बेनिफिट मिलता है। जस्ट लाइक कैश, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। ये कुछ आइटम्स हैं, है ना, इनमें से शायद हमें कुछ पता ना हो, हम आगे डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। बट ये क्या होता है? एक बार ये हमें मिला तो वो स्टैग्नेंट नहीं होता, कांस्टेंट होता नहीं। जैसे कैश आपको आज मिला है, तो क्या वो कैश सेम रहेगा? नहीं, हम किसी को पे कर देंगे तो कैश रिड्यूस हो जाएगा। किसी ने हमें पे किया तो हमारे पास कैश आ गया, तो कैश का जो वॉल्यूम है इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो इसमें चेंजेस आता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? करंट एसेट। सिमिलरली स्टॉक, स्टॉक आपने परचेस किया सेल करने के लिए, सेल हो गया, स्टॉक कम हो गया, नया स्टॉक मंगाया, स्टॉक बढ़ गया, है कि नहीं? तो इस स्टॉक में क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट, जिसका बेनिफिट हमें लेस देन अ ईयर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का सिंपल फॉर्म में मैं बता दूं, कर्ज होता है, जो भी चीज पेबल होती है, जो आपको पे करना बाकी है, उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी विच इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए जो भी लायबिलिटी है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया था 5 years के लिए, तो ये क्या हो गया? फिक्स्ड लायबिलिटी हो गया। ठीक है, और जो लायबिलिटी ऐसी है जिसको आपको विद इन ईयर पे करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने अपना जो सेलर है उसका पेमेंट बाकी रखा था, पेमेंट करना बाकी है, तो मे बी आफ्टर 30 days या 2 months के बाद आप उन्हें पे करेंगे, तो ये एक साल से कम का पीरियड है, तो ये क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी पे करना बाकी हो गया, 2 महीने का बिल पे नहीं किया है, तो ये क्या है? करंट लायबिलिटी। सैलरी देना बाकी था, अभी तक सैलरी पे किया नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल क्या था? एनी अमाउंट ऑफ फंड और एसेट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड एज कैपिटल। कुछ भी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, एसेट है, हमने बिजनेस में लगाया या हमने कैश लगाया, जो भी हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग बिजनेस में लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं कैपिटल, हिंदी में बोला जाता है पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है? एनीथिंग विच वी विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से विड्रॉ किया, किसने विड्रॉ किया? बिजनेसमैन ने, ओनर ने विड्रॉ किया। कहां से विड्रॉ किया? बिजनेस में से विड्रॉ किया। क्यों विड्रॉ किया? फॉर पर्सनल यूज, है ना। तो हमने देखा इसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग कहते हैं। और हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड ड्रॉइंग इज इनवर्स। ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल कम होता है। ड्रॉइंग मतलब आप बिजनेस से निकाल रहे हो, कैपिटल मतलब आप बिजनेस में पैसे डाल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटर। डेटर में हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, बायर और सेलर का। तो ये देखते हैं, यहां पर
जो मिस्टर बाबू भैया है ना, ये कौन है? सेलर है। या हम समझ सकते हैं इन्होंने अपना रूम जो है रेंट पे दिया है किसको? राजू को। तो राजू से पैसे लेना बाकी है, तो राजू हमारा क्या हो गया? डेटर। और जो सेलर है जिससे पैसे देना बाकी है, तो वो क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। तो ये रिलेशन होता है डेटर और क्रेडिटर का, मतलब बायर और सेलर का। डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन कब आएगा? जब कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है। अगर पेमेंट हो गया है तो वो मेरा डेटर नहीं रहा। समझ में आया? तो ये जो राजू है, अगर उसने मुझे पैसे पूरे दे दिए तो अब वो मेरा डेटर नहीं है। डेटर कब तक रहेगा? जब तक पैसे बकाया है। जब तक मुझे उससे पैसे लेना है वो मेरा डेटर, ठीक है ना। और जिसको मुझे पैसे देने होते हैं वो मेरा कौन? क्रेडिटर। गॉट इट? तो लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक फिनिश किया था। बोलिए कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका इस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड? यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट के ऊपर ऐसा डिस्कशन था कि डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, व्हाई वी गिव डिस्काउंट। तो बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों की तरफ से आया था और बहुत ही करेक्ट आंसर आया था कि डिस्काउंट दिया जाता है टू इंक्रीज सेल, सेल को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा, एक अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए कमोडिटी, क्योंकि कैसा होता है जहां पर डिस्काउंट लिखा होता है कस्टमर ज्यादा अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर देखा इट इज सब डिवाइडेड इनटू कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट विच इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, ऑन द स्पॉट पेमेंट। तो हमने देखा है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, है ना, ये चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरर अपना गुड्स किसे सेल करता है? होलसेलर को। होलसेलर किससे करता है? रिटेलर को। और रिटेलर फाइनली किससे सेल करता है? कस्टमर को। ठीक है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर का जर्नी है, यहाँ पर 90% ऑफ द टाइम ट्रांजेक्शन कौन से बेसिस पे होता है? क्रेडिट बेसिस पे होता है, उधारी में होता है। तो यहाँ पर सेलर चाहता है कि उसके पैसे जल्दी रिकवर हो जाए, उसका जो कैश है, उसका जो वैल्यू है वो जल्दी क्या हो जाए? रिकवर हो जाए। और इसके लिए वो क्या करता है? एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करता है विच इज नोन एज कैश डिस्काउंट, जिसे क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और ये डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। नंबर 2, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या डिस्कस किया था? डिस्काउंट which is given for huge purchase, giant purchase, bulk purchase। अगर हमसे कोई पर्सन ह्यूज अमाउंट में कोई क्वांटिटी परचेस करना चाहता है तो डेफिनेटली ही विल आस्क फॉर डिस्काउंट, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समोसे का एग्जांपल दिया था। आपके यहाँ पर बर्थडे पार्टी है, आप एक समोसे का रेट पूछते हैं तो वो आपको बोलता है 12 रुपीज, लेकिन आप बोलते हैं नहीं मुझे 100 समोसा चाहिए, तो वो आपको 10 रुपीज में भी देने के लिए रेडी हो जाता है। राइट है। तो यहाँ पर आपने क्या डिमांड किया? यू हैव डिमांडेड ट्रेड डिस्काउंट। क्या ये डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? नहीं रिकॉर्ड होगा। वहां पर 10 रुपीज के हिसाब से ही इसका एंट्री पास किया जाएगा। ठीक है। नाउ द टर्म कम्स अकाउंटिंग ईयर। सो व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? फ्रेंड्स, जैसे हमारा एकेडमिक ईयर होता है कि नहीं? आपका स्कूल या कॉलेज, आपको पता है फ्रॉम द मंथ ऑफ जून यूजुअली स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और एंड कब होता है? अगर हम समर वेकेशन भी काउंट कर लें तो इन द मंथ ऑफ मई वो क्या हो जाता है? एंड होता है। सिमिलरली आपका जो कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है? जनवरी, है कि नहीं। और एंड कब होता है? 31 दिसंबर। हैप्पी न्यू ईयर करते हैं ना 1 जनवरी को। तो ये हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। तो हम ये ईयर क्यों डिसाइड करके रखते हैं? ये एक साल का स्पैन हम देखते हैं, उसको जज करते हैं कि ये 1 ईयर हमारा कैसे गया। सिमिलरली बिजनेस वर्ल्ड में भी एक अकाउंटिंग ईयर होता है, द पीरियड ऑफ 12 मंथ, पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये जो 12 मंथ का पीरियड है इसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग ईयर। जहां पर आपने क्या किया था? अकाउंटिंग स्टार्ट किया था और आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आप अकाउंटिंग को क्या करते हो? एक पॉज देते हो। पॉज इन द सेंस वहां पर एक हॉल्ट लेते हो, वो बुक्स ऑफ अकाउंट आप अलग रखेंगे, फिर नया साल स्टार्ट होगा, फिर न्यू ईयर के लिए न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट।
समझ में आया आपको? तो यहाँ पर जनरली जो अकाउंटिंग ईयर एक्सेप्टेबल होता है इन इंडिया, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये अकाउंटिंग ईयर हम काउंट करते हैं। क्यों ऐसा? तो इसका रीजन है बजट। तो इंडिया में बजट पास होता है 31 मार्च के दिन, ताकि 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो ईयर है ना, उसके अंदर लोग अपना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। तो हमने अपना अकाउंटिंग ईयर भी उसके साथ क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया। मतलब जब इंडियन गवर्नमेंट बजट पेश करती है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमने भी अपना नेक्स्ट ईयर उसी को बना लिया फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और इसी के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकम टैक्स रूल लिखा हुआ है ना। टैक्स भी जो आप पे करते हैं, तो आपका इनकम कब से कब तक देखा जाता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक देखा जाता है। तो अकॉर्डिंगली हम टैक्स का पेमेंट भी करते हैं। गॉट इट? तो एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट रूल, ऐसा कहें, या एज पर बजट, यहां पर ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि अकाउंटिंग ईयर को आप क्या रखें, 1 ईयर टू 31 मार्च। क्या ये कंपलसरी रखना? नहीं, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट ज्यादातर लोग इसे प्रेफर करते हैं। ठीक है? कंपलसरी किसके लिए है? इनकम टैक्स के अकाउंटिंग के लिए। किसके लिए? इनकम टैक्स के अकाउंटिंग के लिए। ठीक है? तो ये सभी को समझ में आई बात? नेक्स्ट टर्म इज गुडविल। क्या है? गुडविल। अब आपको याद है जब हमने फिक्स्ड असेट की बात की थी, है ना, किसकी बात की थी? फिक्स्ड असेट की। तो फिक्स्ड असेट में एक बाइफर्केशन मैंने आपको बताया था, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। क्या बताया था? टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, है ना। तो हम यहाँ पर उसी को देखने वाले हैं। उसमें से एक टर्म आ गया गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल इज असेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा असेट? फिक्स्ड असेट। लेकिन ये होता क्या है? तो रीड करो आप, गुडविल क्या होता है। नेम, फेम एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैव मार्केट वैल्यू नोन एज गुडविल। तो अगर आपके बिजनेस का नाम अच्छा है, इट इज वेरी फेमस, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता है। मोर नंबर ऑफ कस्टमर यू गेट, है कि नहीं? मैं कुछ एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, मुझे खुद का केक शॉप ओपन करना है। क्या ओपन करना है? केक शॉप। और जब मैं केक शॉप ओपन करूंगा, बिजनेस सेट होने में आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा? टेल मी। तो अगर मैं केक शॉप पुट करूं, तो डेफिनेटली 6 मंथ से 1 ईयर, और इट मे गो अप टू 1.5 to 2 years एज वेल। डिपेंड करता है ना, वहां का क्राउड कैसा है, मेरा जो केक है उसका टेस्ट कैसा है ना, मैं जो डिजाइन्स वगैरह प्रिपेयर करता हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, वहां का क्राउड कैसा है। तो मेरा बिजनेस सेट होने में 6 मंथ टू 1 ईयर ऐसा का पीरियड लग सकता है। बट सपोज मैंने ऐसा काम किया कि मेरा खुद का नाम रखने से बेटर मैंने मॉन्जनीज वाले से उसका नाम ले लिया, है ना। मैंने अपने शॉप के ऊपर बोर्ड लगा दिया, मॉन्जनीज द केक शॉप। अब क्या लगता है, मुझको रेगुलर कस्टमर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे? मेरा खुद का बिजनेस होगा तो 6 महीने से 1 साल का पीरियड लग सकता है। लेकिन अगर मैंने वही बोर्ड लगा दिया, मॉन्जनीज द केक शॉप, है ना, तो क्या होता है, मुझे कस्टमर मिलना डे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। इवन क्या होता है, जब वो जो केक शॉप है ना, पहले से आपने बोर्ड लगा दिया और उसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है ना, समझ लो 1 महीना उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और लोगों को मालूम पड़ गया इधर मॉन्जनीज का केक शॉप ओपन होने वाला है या रिबन्स एंड बलून्स का ओपन होने वाला है, तो पहले से लोगों को ये आइडिया आ जाता है। और जैसे ही आपका इनॉग्रेशन होता है, शॉप ओपन होता है, लोग परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब डे 1 से आपका बिजनेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जबकि आपका खुद का केक शॉप होगा, आपने कुछ न्यू नेम वहां पर रखा हुआ है ना, तो वो टेस्ट, वो प्रेफरेंस लोगों में आने में टाइम लगता है। तो ये किसकी वजह से हुआ? नाम की वजह से हुआ, है ना। ये जो मॉन्जनीज केक शॉप है, रिबन्स एंड बलून्स है, या ऐसे जो भी नामचीन स्टोर है ना, उनका नाम ही काफी है। एग्जाम्पल नंबर 2,
मैं खुद का ढाबा ओपन करना चाहता हूं, रेस्टोरेंट, तो खुद का रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, धीरे धीरे कस्टमर आने में टाइम लगेगा। बट अगर मैंने ऊपर नाम डाल दिया बोर्ड मैकडोनल्ड्स, है कि नहीं, तो क्या होगा, डे 1 से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, नाम की वजह से, ऑलरेडी फेमस है कि नहीं। तो ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम। तो क्या ये नाम मुझे फ्री में मिलेगा? हाँ, मुझे केक शॉप ओपन करना है, मैंने क्या किया, इंटरनेट से मॉन्जिनीस का डाउनलोड किया, उसको दे दिया एक डीटीपी सेंटर को, उसने उसके ऊपर वर्कआउट किया, एक बैनर बना दिया, मैंने ऊपर लगा दिया, चलेगा क्या ऐसा? नहीं, मुझे मॉन्जिनीस का फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसका फ्रेंचाइजी ले लूंगा तो मुझे उनको कुछ पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, नाम के लिए मुझे कुछ पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस नाम से क्या होने वाला है, सेल इंक्रीज होने वाला है, बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने पेप्सी के कई बार प्रोडक्ट यूज किए होंगे, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी का आपने यूज किया होगा। तो पेप्सी ये जो कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट सेल करता है, महाराष्ट्र में एक बार ड्यूक्स कंपनी, आप राइट हैंड साइड में यहां पर देख रहे हैं, ड्यूक्स का सोडा आपने देखा होगा। ये जो ड्यूक्स कंपनी है, ये अपना बिजनेस बंद करके फॉरेन शिफ्ट हो रहा था, उसे अब बिजनेस चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो पेप्सी ने ड्यूक सोडा को क्या किया, अप्रोच किया कि आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, आप ये हमें सेल कर दो। तो उनकी जो फैक्ट्री है, प्रीमाइसेस है, यहाँ पर स्टॉक वगैरह है, सब उन्होंने क्या कर दिया, ड्यूक्स वाले ने सेल कर दिया। तो पेप्सी ने उनसे उनका नाम भी मांगा कि सर हमें आपका ये जो नाम है ना ड्यूक्स, वो भी चाहिए। तो ड्यूक्स कंपनी वालों ने क्या बोला, नहीं, नाम का तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेप्सी वाले रेडी हो गए, उन्होंने फैक्ट्री का अलग से पे किया, प्रीमाइसेस का पे किया, सारे एसेट का अलग से पे किया, लेकिन जो ड्यूक सोडा का नाम था, नाम के लिए डिफरेंट पेमेंट किया, एक्स्ट्रा पेमेंट किया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में इसी नाम से रन करता है। तो आज आप ड्यूक सोडा परचेस करो, उसके पीछे आपको लिखा हुआ मिलेगा अब पेप्सी प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ मिलेगा, पेप्सी प्रोडक्ट। सिमिलरली थम्स अप आपको मालूम है कि नहीं, थम्स अप भी पहले क्या था, इंडियन कंपनी था, तो उसको भी किसने परचेस कर लिया, आई थिंक पेप्सी या कोला ने परचेस किया है। हाँ, वो चेक करना पड़ेगा, आप देख लेना थम्स अप के पीछे किसका नाम लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से पेप्सी ने ही परचेस किया हुआ है। तो जब वो किसी का नाम परचेस करती है, ब्रांड परचेस करती है, तो उन्हें पे करना पड़ता है, और इसी नेम फेम रेपुटेशन को क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो यहां पर यही बताया गया है, नेम फेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैव मार्केट वैल्यू, मतलब बिकना चाहिए, कोई खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए, लेकिन क्या आप इस नाम को देख सकते हैं कि कितना फेमस है ना। नाम लिखा हुआ उसकी बात नहीं करता हूं मैं, मतलब ये जो पर्टिकुलर नेम है वो कितना फेमस है, क्या आप जज कर सकते हो, क्या आप उसे टच कर सकते हो, नहीं, है कि नहीं। किसी का नाम फेमस होना ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो ये जो एसेट है ये इंटेंजिबल है, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट। नाम तो ऐसे ही फेमस होता है कि नहीं, इन द सेंस ये जरूरी नहीं है कि वो सब जगह पर लिखा हो। जैसे टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप का नाम सब लोग को मालूम है, तो फेमस है कि नहीं। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कई सालों तक प्रैक्टिस करता है, ट्रांजैक्शन करता है, बिजनेस करता है, तो धीरे धीरे उसका नाम क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है, और उसके नेम की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है, पेप्सिको परचेज नेम ऑफ ड्यूक सोडा, ठीक है। We are talking here regarding solvency and insolvency. So before starting with that, मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वॉच इट। क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए, ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या घर जलाने? हाँ, जाइए, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं।
जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए। अबे नीचे उतर, नीचे उतर। सुबह सुबह बैग उठा के चला है पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चल बे, तुम्हारी तरह हम भी पैसा लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या बैग में पैसे हैं? देने आया? अरे बाप रे, क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोल ले, बेवकूफ खड़ा क्यों? खोलना देखते हैं। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसने कहा भेज दो तो मैंने भेज दिया। मुझे जब भी दुख होता था मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था। हाँ क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूँ मोहन राव, देख लिया? चले जाओ। जी धन्यवाद। मुझे देखना है। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या? था, थी, है, अरे क्या हूँ? बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। हाँ अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती, उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ पति, पति पति काय का पति और कुछ हाँ? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, लौट बुद्धू घर को आए। तो ये जो छोटी सी क्लिप हमने देखी, इसका क्या रिलेशन है सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी? तो जो स्टार्टिंग सीन है आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो जीत है उसके ऊपर बहुत लोगों का कर्जा होता है, और सिचुएशन एक बार ऐसी हो जाती है कि वो कर्ज को पे कर पाता नहीं है ना, और वहां पर एक एक्सट्रीम डिसीजन ले लेता है, वो सुसाइड करने चला जाता है। बाकी फिल्म आपको पता हो। लेकिन यहाँ पर हमें लेना क्या है? तो जो वर्ड है इंसॉल्वेंट, ठीक है ना, कौन सा वर्ड है? इंसॉल्वेंट। An insolvent person is not capable enough to pay all his debt. किसे इंसॉल्वेंट कहते हैं? एक ऐसा पर्सन जिसके पास कैपेसिटी नहीं है अपने कर्ज को पे करने की। पर्सन whose liabilities are more than his asset, he is known as insolvent person. ऐसा पर्सन जिसके असेट्स कम हो गए हैं और लायबिलिटी ज्यादा हो गई है, मतलब वो कुछ भी करे वो अपने कर्ज को पे कर सकता नहीं है। इवन इफ ही सेल ऑल हिज एसेट, सारी प्रॉपर्टी बेच देगा तो भी अपने कर्ज को पे नहीं कर पाएगा। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। गॉट इट? तो सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट जस्ट उसका अपोजिट। ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने कर्ज को पे कर सके, लायबिलिटीज को पे आउट कर सके, जिसके असेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है ना? क्या बताया? असेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है, ठीक है ना? ही कैन इजिली पे हिज ऑल लायबिलिटीज, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। तो कई बार आपको ये बिजनेस टर्म आते हैं। आपके जो डेटर होते हैं, कौन होते हैं? डेटर, जिसको आपने गुड्स सेल किया। फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर जीत को 5 लाख रुपीस का गुड्स क्या किया था? सेल किया था। अब उससे पैसे लेना बाकी है, तो वो पर्सन मेरा क्या हो गया? डेटर। अब जीत जो है उसके बारे में मुझे बाद में खबर पता चली कि वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो मेरे 5 लाख रुपीस अभी बचे हैं ना, वो पैसे मुझे मिलने वाले नहीं है।
हो सकता है उसका कुछ अमाउंट मुझे मिल जाए उसके असेट वगैरह बेच करके। क्यों? क्योंकि उसकी लायबिलिटी ज्यादा है और उसके असेट्स कम है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हो जाता है? जहां पर पर्सन अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाता। आपने कई बार देखा होगा, इससे बचने के लिए जो बिजनेस पर्सन होते हैं ना, बिजनेसमैन, वो क्या करते हैं, अपनी जो ज्यादातर प्रॉपर्टी है ना अपने वाइफ के नाम पे रखते हैं। किसके नाम पे रखते हैं? वाइफ के। ताकि जब इंसॉल्वेंसी आए तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जब सेल होती है, आपने देखा होगा ना, ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, तो उसमें उनकी वाइफ की प्रॉपर्टी ना आ जाए, ताकि कुछ तो उनके पास रहने के लिए या प्रॉपर्टी बची रहे, वो ऐसा मेंटेन करके रखते हैं। तो जब इंसॉल्वेंसी होती है तो आपका जो केस है वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट डिक्लेयर करता है कि आप इंसॉल्वेंट हैं या नहीं है। आपकी सारी प्रॉपर्टीज चेक होती हैं, आपकी लायबिलिटीज चेक होती हैं, और जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, उससे फिर कोई पैसा मांग सकता नहीं है। गॉट इट एवरीवन? तो सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी पता चल गया। ये क्लिप हमने देखा। सो डन फॉर द डे। आज के लिए पीपीटी में इतना ही था। हम थोड़ा सा टेक्स्ट बुक देख लेते हैं अभी। ठीक है, टेक्स्ट बुक में क्या था, जस्ट चेक इट आउट। एक एक करके हम टेक्स्ट बुक की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इनिशियली हमने इसे देखा, फिर देखा हमने नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, और उसमें देखा था बार्टर ट्रांजेक्शन। अब देखिए यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या करते हैं। तो पहला टर्म है एंट्री। पहला टर्म क्या है? एंट्री। एंट्री इन द सेंस जो ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर हुआ है उसको रिकॉर्ड करना, है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एन एंट्री। उसे क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो जब आप एंट्री पास करते हैं तो एक इफेक्ट डेबिट में देते हैं और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में देते हैं। तो इसे देखने के लिए मैं आपको एंट्री की तरफ ले जाता हूं। देखिए, ये एक ट्रांजेक्शन की एंट्री पास की गई है। कैसे पास की गई है? आप देख रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो मतलब क्या है, ये एंट्री पास करने का मतलब है बिजनेस में कैश आया, और कौन से फॉर्म में आया? कैपिटल के फॉर्म में आया। मतलब जो बिजनेस ओनर है उसने बिजनेस में पैसा लगाया। अब ये कैसे बना, क्यों बना, इसमें मत जाइए, ये हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो हमने एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट, ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है डीआर है कि नहीं, इसे हम डेबिट बोलते हैं। तो इसको डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट को क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया है। आप देख रहे हैं अलग अलग कॉलम भी प्रिपेयर किए गए हैं, एक डेबिट का कॉलम है और दूसरा क्रेडिट का कॉलम है, बराबर है। तो ये जो इफेक्ट हमने दिया, ये जो रिकॉर्डिंग हमने किया, इसे क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। और जब इसका एक्सप्लेनेशन हम नीचे देते हैं, जिसे स्टार्ट किया जाता है बीइंग से। किसे स्टार्ट किया जाता है? बीइंग, ये वर्ड से स्टार्ट किया जाता है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कि जो बिजनेस ओनर है उसने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये जो ब्रैकेट में नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है इसे बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। ठीक है, तो दो चीजें हमें समझ में आ गई। देखिए, नरेशन के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? A brief explanation of a business transaction for which an entry is passed, है ना। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मतलब शॉर्ट में आप एक्सप्लेन करते हो कि ये किस चीज का एंट्री है। इट इज ऑलवेज गिवन इन अ ब्रैकेट बिलो द जर्नल एंट्री। हमने देखा जर्नल एंट्री के नीचे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया होगा और वो किससे स्टार्ट हुआ होगा? बीइंग या फॉर से, है ना। तो हमने लिखा था बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ये जो एक्सप्लेनेशन हमने शॉर्ट में दिया हुआ है इसे क्या बोला जाता है? नरेशन बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स तो हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है। गुड्स किसे कहते हैं? एनी आर्टिकल विच इज केप्ट फॉर सेल इज नोन एज गुड्स। ठीक है, फिर बात आ जाती है कैपिटल की। कैपिटल जो अमाउंट ऑफ बिजनेस या कैश इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में थ्रू द ओनर इज नोन एज कैपिटल। ड्रॉइंग एनी गुड्स और कैश विड्रॉन, है ना, कोई भी कैश या गुड्स हम विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, उसे क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग बोला जाता है। डेटर ऐसा कस्टमर जिससे पैसे लेना बाकी है, कोई भी पर्सन जिससे पैसे लेना बाकी है उसे हम क्या बोलेंगे? डेटर। ऐसा पर्सन जिससे पैसे देना बाकी है ना, पे करना बाकी है, जो सेलर होता है वो क्या होगा? क्रेडिटर। बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होगा? ऐसा डेटर जिसने हमें पैसे देने से साफ मना कर दिया, एकदम क्लियर कट बोल दिया कि नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, है ना। तो ऐसा जो अमाउंट हमारा डूब गया हो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का मतलब ऐसा डेटर जिसने आपको क्लियरली ना बोल दिया है, अब वो आपको पैसे देगा नहीं, है ना। तो हम इसे क्या कहते हैं? इररिकवरेबल अमाउंट, मतलब ऐसा अमाउंट जो हम रिकवर कर सकते नहीं है फ्रॉम अ डेटर इज नोन एज बैड डेट्स, उसे बैड डेट्स बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से सुनिए, ये नया टर्म है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट। एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप फिक्स्ड एसेट के लिए क्या कर रहे हो? इंकर कर रहे हो, और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, या आप किसी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू क्या करना चाहते हो? इंक्रीज करना चाहते हो। तो ये एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको मोर देन अ ईयर मिलेगा, लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एसी परचेस किया, तो ये जो मेरा एक्सपेंडिचर है कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं रोज रोज एसी परचेस करूंगा नहीं, राइट है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क यही रहता है कि उससे जो मिलने वाला बेनिफिट है उसके पीरियड में डिफरेंस रहता है। आप देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर विच इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार अकर होता है। फॉर एग्जांपल सैलरी पे करनी है, वेजेस पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो आपको हर महीने पे करना पड़ता है कि नहीं। छोटा मोटा रिपेयर करवाना है, तो ये भी एक्सपेंडिचर कैसा होता है आपका? एवरी टाइम का होता है। तो ये एक्सपेंडिचर जब आप पे करते हो दैट मीन्स ये रेवेन्यू इन नेचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड, आपको उसका बेनिफिट ज्यादा पीरियड के लिए मिलता नहीं है, बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर। तो छोटा बेनिफिट हो सकता है, 1 साल से कम का बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका एग्जांपल आप देखिए, परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर। जब भी हम असेट परचेस करते हैं तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जब भी हम छोटे मोटे खर्चे करते हैं, है ना, सैलरी पे कर दिया, लाइट बिल पे कर दिया, या कोई गुड्स परचेस कर लिया, तो ये क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल देखिए दिया है, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, है ना, जो रिकरिंग इन नेचर है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग का हम लोग ने कॉस्ट पे किया है। तो ये जो बार बार उठने वाले खर्चे होते हैं, आपको हर 15 दिन में, साल भर में आपको 5 से 6 बार उसको खर्च करने पड़ते हैं, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा एक्सपेंस जिससे कोई असेट जनरेट होता है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने चेयर परचेस किया, ठीक है ना। तो चेयर का मैंने सपोज 500 रुपीज पे किया। क्या पे किया? 500 रुपीज। तो 500 रुपीज देने पे मुझे एक चेयर मिल गया, तो क्या अब मैं इस चेयर को यूज कर पा रहा हूँ? बिल्कुल कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक असेट क्रिएट हुआ, ये चेयर मेरे पास हो सकता है 2 साल, 3 साल या 4 साल तक चले, 1 साल से तो ज्यादा ही चलेगा, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट इन द सेम वे कोई वर्कर मेरे पास काम करता था और मैंने उसे 500 रुपीज पे किया, क्या अब वो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगा? नहीं, उस वर्कर ने काम खत्म किया, पैसा लिया और गया, है कि नहीं। कोई असेट क्रिएट हुआ नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर
विच सीम्स टू बी रेवेन्यू इन नेचर, जो कैसा दिखाई देता है, रेवेन्यू दिखाई देता है, बट उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए हमें मिलता है, ठीक है। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट सालों साल हमें मिलता रहता है, 1 साल में खत्म होता नहीं है, कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर, हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते रहते हैं। Such return of amount is shown on the debit side of the profit and loss account and unwritten amount is shown on the asset side of the balance sheet. तो ये जो टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर यूज की गई है ना, रिटर्न ऑफ वर्ड यूज किया गया, अनरिटर्न ऑफ वर्ड यूज किया गया है, बैलेंस शीट बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस बोला है, तो ये समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है। लेट मी सिंप्लीफाई इट, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब दिखने में रेवेन्यू है बट उसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि सपोज मेरा जो बिजनेस है उसका मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट। अब वो एडवर्टीजमेंट कैसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करना है, रेडियो पे करना है, टीवी पे करना है, इंटरनेट पे करना है कि नहीं। तो एडवर्टीजमेंट कैसे होता है, एडवर्टीजमेंट रेगुलर बेसिस पे होता है या आप 4-5 साल में एक बार एडवर्टीजमेंट करते हो, कैसा होता है एडवर्टीजमेंट। यस, तो जो एडवर्टीजमेंट होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है ना। हर एक कंपनी क्या करती है, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में बार बार एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे करती है, तो उनको हो सकता है साल में कम से कम 12 से 15 बार एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट उठाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, रेवेन्यू नेचर। कैसा नेचर है, रेवेन्यू नेचर। तो जो एडवर्टीजमेंट का अमाउंट आप पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट किया और मुझे 2000 रुपीज का खर्चा आया, ठीक है। तो ये जो 2000 रुपीज का एक्सपेंडिचर है इसे मैं बोलूंगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये रेवेन्यू है। बट समझिए, अगर मैं मार्केट में कोई नए प्रोडक्ट के साथ में आ रहा हूं और नए प्रोडक्ट के साथ में आया तो मुझे ह्यूज एडवर्टीजमेंट करना है, ऐसा बूम एडवर्टीजमेंट करना है कि सब जगह पे मेरा ही प्रोडक्ट दिखाई दे, और ऐसा एडवर्टीजमेंट मैं आगे आने वाले समय में ज्यादा करने वाला नहीं हूं, ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। एक चाइना की कंपनी थी जो मिनरल वाटर सेल करना चाहती थी, स्टार्ट करना चाहती थी मिनरल वाटर का बिजनेस। आपको मालूम है वाटर बॉटल आता है और उसे सेल करते हैं, राइट। तो ये जो मिनरल वाटर था उसका जो फर्स्ट एड था, उसने ये डिसाइड किया कि उसको स्पेसशिप में वो लोग क्या करेंगे, शूट करेंगे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, रियल में जो रॉकेट था, रॉकेट को लॉन्च किया और उसमें जो अंतरिक्ष यात्री थे उनके थ्रू इस वीडियो को क्या किया गया, रिकॉर्ड कराया गया। और उसमें उनको शो क्या करना था कि जो मिनरल वाटर बॉटल है, आपने देखा होगा वहां पर स्पेसशिप में क्या हो जाता है, एक लेवल ऐसा आता है जहां पे जीरो ग्रेविटी हो जाती है, और जीरो ग्रेविटी में क्या होता है, जो वाटर वगैरह आप डालेंगे तो वो फ्लोट होता है कि नहीं। तो उनको ऐसा सीन लेना था कि वो वाटर बॉटल से वाटर निकल रहा है और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको ड्रिंक कर रहे हैं। ऐसा एडवर्टीजमेंट के लिए उनका जो खर्चा आया वो आया 400 करोड़ रुपीस। कितना आया, 400 करोड़ रुपीस। और ये एडवर्टीजमेंट जब उन्होंने शो किया तो उनकी कंपनी क्या हो गई, इस एड की वजह से बहुत फेमस हो गई। अब ये जो एडवर्टीजमेंट उन्होंने दिखाया है, क्या वो हर बार ये एडवर्टीजमेंट करेंगे, ऐसा हर बार इसके ऊपर इतना स्पेंड करेंगे, नहीं। कंपनी फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी, इसके लिए बहुत बड़े ब्रांड इमेज के साथ में वो सबके सामने आए, जिसका बेनिफिट उनको आने वाले 5 से 10 साल तक मिलता रहेगा। तो ये जो 400 करोड़ रुपीस उन्होंने खर्च किए हैं वो 1 साल के लिए खर्च नहीं किए, शॉर्ट टर्म के लिए खर्च नहीं किए, आने वाले 5 से 10 साल तक उनको उसका बेनिफिट मिले इसके लिए खर्च किया। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो सीधा अमिताभ बच्चन को हम लोग लेकर के आते हैं, है कि नहीं, या जो बड़े बड़े स्टार हैं उनको बहुत ज्यादा अमाउंट पे किया जाता है। जब वो न्यूली लॉन्च होते हैं तो उस समय करोड़ों रुपए क्या किया जाता है, पे किया जाता है। तो इसका जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ऐसा जो एक्सपेंडिचर है उसे बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गॉट इट एवरीवन। अब इसको समझो, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम कोई भी हमारा जो एक्सपेंसेस रहता है, छोटा एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। लेकिन
ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हम उसको एसेट में शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं? एसेट में। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट हमको ज्यादा समय तक मिलेगा। और सपोज मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको लॉन्च करने का खर्चा कितना है? 5 लाख रुपीज। कितना है? 5 लाख रुपीज। तो ये जो 5 लाख रुपीज है ना, एक साथ में अपने एक्सपेंसेस में शो नहीं करूंगा। 5 लाख रुपीज को कहां दिखाऊंगा? मैं एसेट में दिखाऊंगा, और हर साल उसमें से 1 लाख रुपीज डिडक्ट करूंगा एसेट में से, और उसको फिर कहां दिखाऊंगा? एक्सपेंस में दिखाऊंगा। तो अब एसेट में कितना बचा? फर्स्ट ईयर 4 लाख, फिर सेकेंड ईयर फिर से 1 लाख डिडक्ट करूंगा और उसको कहां शो करूंगा? एक्सपेंसेस में। अब एसेट में कितना बचा? 3 लाख। तो ऐसे धीरे धीरे एसेट में वैल्यू क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, और 5 साल के बाद ऐसा पीरियड आएगा जहां पर वो क्या हो जाए? नील हो जाए, जीरो हो जाए, है ना? तो इसी बार बार माइनस करने को, सब्ट्रैक्ट करने को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करना। क्या करना? राइट ऑफ करना, कि वहां से थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस हम कहां दिखाते जाए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते जाए, एक्सपेंस शो करते जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जांपल में दिया है हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट या हैवी लीगल एक्सपेंसेस। कोई बहुत बड़ा लीगल एक्सपेंडिचर हमने इंकर किया है तो उसको भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ पर हमने 3 टाइप के एक्सपेंडिचर देखे: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।